नमस्कार, मैं जनमुक्ता श्रीओम गौतम। और जिस तरीके से एनसीबी अपना काम कर रही है उसके बाद कुछ लोगों को लग रहा था कि शायद एनसीबी ने अपना काम स्लो कर दिया है, लेकिन उन लोगों के लिए बड़े झटके वाली बात है। एनसीबी के प्रमुख राकेश अस्थाना ने बड़े ही गुपचुप तरीके से मुंबई का दौरा किया और मुंबई जाकर उन्होंने अपने अधिकारियों से उन तमाम बातों पर चर्चा की जिसके लिए उन्होंने पहले निर्देश दिया हुआ है। दरअसल जिस तरीके से राकेश अस्थाना ने अपने लोगों से बात की है और उसके बाद में उसकी खबर ज़्यादा बाहर नहीं आई कि राकेश अस्थाना मुंबई का दौरा कर रहे हैं। ये सब इतनी ज़्यादा गुपचुप तरीके से हुआ है कि जो ड्रग्स रैकेट्स में फंसे हुए लोग हैं, खासकर बॉलीवुड के तमाम वो लोग जो ड्रग्स का न केवल सेवन करते हैं बल्कि ड्रग्स की पार्टियां करते हैं, दूसरे लोगों को भी ड्रग्स मुहैया कराने का काम करते हैं, अब उनके लिए एक बड़े खतरे की घंटी बज गई है। क्योंकि राकेश अस्थाना ने अपनी पूरी टीम को ये कह दिया है कि जल्दी से जल्दी जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, अब उनको जाल में फंसाकर जेल तक पहुंचाना है। अब तक जिस तरीके से 20 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, हालांकि एक गिरफ्तारी जो रिया चक्रवर्ती की थी उसको हाईकोर्ट से सतीश मानसिंदे नाम का जो वकील है वो जमानत दिलाने में कामयाब तो हो गया था, लेकिन जहां तक अभी एनसीबी की पहुंच है और एनसीबी का जो शिकंजा है वो बड़े बड़े नामों पर अब जल्द ही कसने वाला है। इसकी खबर, इसकी भनक उन लोगों को भी धीरे धीरे लगने लगी है। जैसे ही ये बात आउट हुई, बाहर आई ये बात कि राकेश अस्थाना ने मुंबई का दौरा किया था, उसके बाद तमाम लोगों में खलबली मच गई, जिसमें बड़े बड़े एक्टर्स शामिल हैं, जिसको लेकर हमने आपको पहले बताया था कि एक एक्टर जो 53 साल का है, एस से नाम है उसका, खान तिकड़ी का मेंबर है, उसके अलावा अर्जुन रामपाल की बात आई थी, रणबीर कपूर का नाम आया था और भी दूसरे जो लोग थे उनके नाम थे इस पूरे मामले में। इन सबको अब डर सता रहा है कि एनसीबी कब उनकी गिरफ्तारी कर लेगी, क्योंकि इस बार एनसीबी को राकेश अस्थाना ने और खासकर गृह मंत्रालय ने राकेश अस्थाना को स्पष्ट निर्देश दे दिया है कि इस बार सम्मन का ड्रामा नहीं करना है बल्कि सीधे तौर पर उस व्यक्ति को उठाना है और गिरफ्तार करना है, जैसा कि एनसीबी कर सकती है एनडीपीएस कानून के तहत, जो कि नारकोटिक्स कंट्रोल के लिए बना हुआ कानून है। और उसके तहत जिस व्यक्ति को एनसीबी को गिरफ्तार करना होता है उसको सम्मन भी भेजने की जरूरत नहीं रहती है। यहाँ जिस तरीके से एनसीबी ने अपना पूरा इंटरनेशनल स्तर पर भी अपनी जानकारियाँ जुटाई हैं और जो तमाम दूसरे देश हैं वहाँ से भी उन्होंने जानकारियों को इकट्ठा कर लिया है और उसी का नतीजा है कि ये पूरा का पूरा मामला अब अपने अंजाम की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। अगर बात की जाए तो विदेशों में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और साउथ अफ्रीका जैसे देशों में जो दूसरे वहाँ की एजेंसियां हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन में एनसीबी ने बहुत सारी जानकारियां जुटा ली हैं। एनसीबी को पता चल चुका है कि भारत में हेरोइन और कोकेन जैसी जो दवाइयां हैं या इन्हें ड्रग्स कहते हैं, नशीले पदार्थ हैं, वो कहाँ से और किन किन रास्तों से आते हैं, कौन कौन पैडलर्स हैं और इन पैडलर्स को मदद कौन कौन लोग करते हैं। इस पूरी जानकारी के बाद में मुंबई पुलिस भी सकते में है, क्योंकि निश्चित तौर पर इतना बड़ा जो नशे का कारोबार है वो बिना पुलिस के बड़े अधिकारियों की मिली भगत के हो ही नहीं सकता। और न केवल पुलिस अधिकारी बल्कि राजनीतिक तौर पर भी इसको संरक्षण मिला हुआ था, इसकी जानकारी भी राकेश अस्थाना को दे दी गई है और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इसमें किसी को भी बख्शने की जरूरत नहीं है, चाहे कोई राजनेता हो, चाहे बड़ा एक्टर हो, बड़ी एक्ट्रेस हो। और यही वजह है कि इसका नमूना तब देखने को मिला था कि दीपिका पादुकोण को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा चुका है, सारा अली खान को बुलाया जा चुका है, श्रद्धा कपूर को बुलाया जा चुका है। दीपिका को बड़ी एक्ट्रेस माना जाता है, लेकिन अब जिन लोगों की गिरफ्तारी होगी वो दीपिका से भी बड़े स्तर के लोग होंगे, मोटी रकम कमाने वाले बड़े बड़े एक्टर्स होंगे और उनको संरक्षण देने वाले पुलिस के कुछ अधिकारियों को भी एनसीबी गिरफ्तार कर सकती है। इस बात की जानकारी भी बाहर आ रही है। उससे पहले एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में यह भी बताया था कि किसी भी तरीके से सीबीआई या एनसीबी ने कोई जानकारी मीडिया को नहीं दी है। जो कुछ मीडिया की तरफ से दावे किए जाते हैं वो या तो स्पेकुलेशंस होते हैं या उन लोगों की तरफ से किए जाते हैं जिनको सम्मन अब तक भेजे गए हैं, क्योंकि अब तक ये कहा जा रहा था कि एनसीबी पहले सम्मन बाद में भेजती है, उसकी जानकारी बाहर पहले कर देती है। ऐसा कुछ नहीं है।
एनसीबी अपनी जो प्रक्रिया है, जो गोपनीयता की प्रक्रिया है, उसको बरकरार रखे हुए है और जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से एनसीबी को स्पष्ट तौर पर यह निर्देश है कि ये पूरा का पूरा रैकेट उन्हें तोड़ना है, नशे का ये पूरा का पूरा कारोबार रोकना है और जो भी लोग इस नशे के कारोबार में लिप्त होकर मोटा पैसा कमा रहे हैं उनकी संपत्तियों को भी जब्त करना है, जैसा कि एनडीपीएस का जो कानून है उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है। उसके सेक्शन जो चैप्टर 5 है उसमें 5A का जो सेक्शन है उसमें स्पष्ट तौर पर है कि कोई भी व्यक्ति अगर नशे का कारोबार करता है, नशे के कारोबार से पैसा कमाता है तो निश्चित तौर पर उसकी संपत्तियों को एनसीबी जब्त कर सकती है, फ्रीज कर सकती है और उनकी कुर्की भी कर सकती है। ये सारे जो जानकारियां बाहर आई उसके बाद में तमाम लोगों में खलबली मची और इस कड़ी में एक बड़ा खुलासा और हो गया कि लवीना सिंह नाम की लवीना लोध नाम की जो एक्ट्रेस है उसने सीधे तौर पर कहा कि ये जो पूरा कारोबार चलता है बॉलीवुड के अंदर उसमें महेश भट्ट का बहुत बड़ा हाथ है। महेश भट्ट माफिया के तौर पर नशे के कारोबार को कंट्रोल करता है और इसका सबूत इस बात से भी मिल जाता है कि जितने लोगों ने अब तक नशे के वजह से आत्महत्या की है या जिनकी मौत नशे की वजह से हुई है उन सब से महेश भट्ट के संबंध स्पष्ट तौर पर देखे जा सकते हैं, चाहे परवीन बॉबी का मामला हो, दिव्या भारती से लेकर जिया खान का मामला हो या फिर बाद में सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत होती है उसमें भी महेश भट्ट का नाम सामने आता है। महेश भट्ट से जिस तरीके की बातचीत रिया चक्रवर्ती करती है, जिस तरीके से महेश भट्ट इस पूरे मामले में शुरुआत से ही इस मामले को डिप्रेशन के द्वारा की हुई आत्महत्या बताने की कोशिश करता है, उससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं ऐसा कुछ है जिसकी वजह से महेश भट्ट ही इस पूरे खेल के पीछे दिखाई देता है। दूसरी तरफ कुछ लोगों का यह मानना है कि महेश भट्ट के अलावा भी और बड़े लोग हो सकते हैं और महेश भट्ट की तरफ से अब लवीना लोध को जवाब दिया गया है। यह कहा गया है कि हम उसके ऊपर डिफेमेशन का केस करेंगे, ये हमारी छवि को खराब करने की कोशिश है, ऐसा विशेष फिल्म्स का जो लीगल टीम है उसकी तरफ से लवीना लोध के लिए कहा गया है। लवीना लोध ने जो शिकायत की थी उसके आधार पर अभी तक मुंबई पुलिस ने कोई मामला दर्ज नहीं किया है। इसका मतलब यह है कि मुंबई पुलिस बहुत अच्छी तरीके से महेश भट्ट के साथ में मिली हुई है और यही वजह है कि महेश भट्ट का नाम तब भी नहीं आया था जब पूरी बॉलीवुड के लोगों से जांच हो रही थी, पूछताछ हो रही थी मुंबई पुलिस के द्वारा, तब महेश भट्ट से बहुत ज्यादा उन्होंने सख्ती नहीं दिखाई थी, जबकि महेश भट्ट के तमाम चैट रिया चक्रवर्ती के साथ सामने आए थे और उसकी वजह से महेश भट्ट भी एक संदिग्ध के तौर पर सामने आ रहा था। लेकिन महेश भट्ट का जो संबंध है जो सेकुलर जमात से संबंध रखता है, अवार्ड वापसी गैंग से उसका संबंध है, इस वजह से शिवसेना हो, एनसीपी हो या कांग्रेस, ये तीनों ही इसको बचाने में जुटे हुए हैं। लेकिन अगर लवीना लोध की बात सही है तो निश्चित तौर पर इस पूरे के पूरे खेल का जो सरगना है महेश भट्ट भी हो सकता है या फिर एनसीबी अभी जिन लोगों पर विचार कर रही है, जिन नामों पर विचार कर रही है उनमें से कोई बड़ा नाम इसको चलाने वाला कोई माफिया हो सकता है जिसके सीधे संबंध दाऊद गैंग से और जो दूसरे चैनल हैं जहाँ से ये पूरे के पूरे ड्रग्स आते हैं, चाहे साउथ अफ्रीका हो, चाहे अमेरिका, कनाडा, यूके हो या फिर सऊदीया जैसे देश हो या श्रीलंका के रास्ते जो दूसरे अन्य देशों के द्वारा ये भेजा जाता है, उन सबको भी खंगालने की कोशिश एनसीबी करती हुई नजर आ रही है। इसमें जिस तरीके से अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड के भाई ने सपना पब्बी का नाम लिया था, सपना पब्बी को लेकर ये खबरें मीडिया में उड़ाई गई कि वो देश छोड़कर भाग चुकी है, उसको लेकर सपना पब्बी ने स्पष्टीकरण दिया है और उसने ये कहा है कि वो अपने माता पिता से मिलने के लिए लंदन आई है, वो देश छोड़कर नहीं भागी है और अगर किसी तरीके से एनसीबी जांच के लिए उसको बुलाएगी तो मैं जाऊंगी। सपना पब्बी को एनसीबी ने सम्मन भेजा हुआ है और इसको लेकर भी ये खुलासा हो रहा है कि वो भी ड्रग्स के इस पूरे मामले में कुछ न कुछ जानती है और वो ड्रग्स का सेवन भी करती है, जिसका कि जो रामपाल की गर्लफ्रेंड है उसके भाई ने खुलासा किया था, जिसके पास से कोकीन और हीरोइन पकड़ा गया था, चरस भी पकड़ा गया था। तो ये पूरा का पूरा मामला इतना आसान नहीं है, बहुत जटिल तरीके से ये पूरा मकड़ जाल फैला हुआ है और इस मकड़ जाल में हर कोई फंसा हुआ है। यही वजह है कि इस पूरे मामले पर जब सवाल उठे थे तो जया बच्चन ने संसद में जाकर यहाँ तक कह दिया था कि ये वही लोग हैं जो जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद करते हैं। लेकिन बाद में पता चला कि बॉलीवुड की जो थाली है वो थाली नहीं है बल्कि छलनी है, और छलनी इसलिए है क्योंकि ड्रग्स का सेवन करने वाले, ड्रग्स का कारोबार करने वाले और ड्रग्स परोसने वाले ज़्यादातर बॉलीवुड
बुढ़िए नट और नटिया हैं और इनकी संख्या करीब करीब आधे से ज़्यादा है। इसलिए इसको थाली नहीं कहा जा सकता। यहाँ ड्रग्स के बहुत सारे छेद हैं, या चरस का छेद है, या भांग का छेद है, या गांजे के तेल का छेद है, या कोकीन का छेद है, और यहाँ हशीश और सुल्फा का भी छेद है। हशीश के बारे में जिस तरीके से दीपिका पादुकोण की चैट सामने आई थी, या फिर श्रद्धा कपूर जिस तरीके से गांजे का अर्क यानी कि CBD ऑयल मांग रही थी, और भी तमाम ऐसी चैट सामने आ चुकी हैं। जैसा कि एनसीबी ने दावा किया था कि उनकी जो रडार है उस पर 17 लाख लोग हैं, उसमें बॉलीवुड के तमाम एक्टर्स, तमाम टेक्नीशियंस और तमाम प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स भी हैं, जिसको लेकर घबराकर प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स हाई कोर्ट भी पहुंच गए थे और उन्होंने ये कहने की कोशिश की थी कि उनकी छवि को तार तार करने की कोशिश की जा रही है, और इसको लेकर उन्होंने अर्नब गोस्वामी के चैनल के ऊपर आरोप भी लगाया था। लेकिन वो भूल गए थे कि चैनल इसको रिपोर्ट करे या न करे, लेकिन एनसीबी अपना काम कर रही है और एनसीबी के शिकंजे से इस बार कोई नहीं बचेगा, क्योंकि राकेश अस्थाना जो कि एनसीबी के डायरेक्टर हैं वो पूरी तरीके से इस केस को पर्सनली हैंडल करते हुए दिख रहे हैं। और राकेश अस्थाना सीधे रिपोर्ट कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह को। इससे पहले केंद्र सरकार की तरफ से स्पष्ट तौर पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी कहा गया था कि केंद्र सरकार का उद्देश्य यहाँ किसी को शिकार बनाना नहीं है, बल्कि जो लोग दूसरे लोगों को शिकार बना रहे हैं, ड्रग्स के नशे के मकड़ जाल में फंसा रहे हैं, उन लोगों को जेल तक पहुंचाना है और देश की युवा पीढ़ी को इस नशे के मकड़ जाल से बचाना है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से, जिस संजीदगी के साथ में, जिस गंभीरता के साथ में राकेश अस्थाना इस पूरे केस में इन्वॉल्व हैं, उसके बाद आप विश्वास कर सकते हैं कि नशे का कोई भी कारोबारी बचेगा नहीं और किसी भी बेगुनाह को सजा नहीं होगी। लेकिन जितने नशेड़ी, गजेड़ी, चरसी और अफीमची हैं वो सब के सब निश्चित तौर पर जेल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।